सुनील कुमार सिंह, सिद्धार्थनगर बीएमसी हिंदी शाला से आज इतिहास विषय का लेक्चर ले रहा हूं। आप सभी का उसमें स्वागत है और ये बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा शिक्षा के लिए प्रस्तुत है। ओके सर। मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 8वीं के इतिहास विषय का घटक है सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। मैं आज उस समय की बात कर रहा हूं जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। ये 1800 से लेकर के 1900 तक या आज तक ये चला आ रहा है सुधार, लेकिन वह हमारा एक भारतीय पुनर्जागरण करके इसलिए था कि हमारे देश में अंग्रेज आए, वो अपनी शिक्षा की नीतियां लाए और शिक्षा के प्रसार के साथ साथ नई विचारधाराएं आई, नई संकल्पनाएं और नए दर्शन आए। इसके तहत पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हुआ। उनकी संस्कृति से हमारे भारतीय भी परिचित हुए। भारतीय समाज के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में बहुत परिवर्तन हुए। उसके चलते उस समय हमारे देश में जो पहले से चला आ रहा था, हमारा देश हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की नीतियों का पालन करता रहा है। हमारे देश के ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छी परंपराएं दी थी, लेकिन बीच में कुछ ऐसी स्थिति आ गई थी कि बातें जो रूढ़ होती जा रही थी, भारतीय समाज का पिछड़ापन, उसकी अंधश्रद्धा और रूढ़ प्रियता, जाति भेद, ऊंच नीच की जो दिग्भ्रमित करने वाली भ्रामक मान्यताएं थी, उसके चलते बहुत सारी तकलीफें आने लगी थी और समाज में जो पुरानी मान्यताओं को पकड़ के बैठ जाते थे और विश्लेषण करने या किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए उससे दूर हटना, ये इसका अभाव था और इसका बोध शिक्षित समाज को होने लगा। जो उस समय अंग्रेजों की जो शिक्षा आई, उसमें जो शिक्षित हुए, उनको इस बात का बोध हुआ कि हमारे समाज में कमियां हैं। तो हमारे देश को अगर आगे ले जाना है, हमारे समाज को आगे ले जाना है, तो हमें इस तरह से आगे बढ़ना है। अगर तो हमारा जो शिक्षित समाज था, उन्होंने सोच लिया कि इस तरह की अनिष्टकारी जो प्रवृत्तियां हैं, जो दोष हैं, उनको दूर करने के बाद मानवता, समता, बंधुता पर आधारित एक नए समाज का निर्माण करने की जरूरत है। भारतीय समाज में व्याप्त अनेक समस्याओं को दूर करने के लिए हमारा जो शिक्षित समाज था, विचारक थे, उन्होंने अपने लेखनी द्वारा, अपने कलम द्वारा लिखना शुरू किया और उस विचार का जब चारों तरफ प्रचार प्रसार हुआ, तो इन समस्याओं के द्वारा जनजागरण हुई और उस भारत में प्रारंभ हुए इस वैचारिक जागरण को भारतीय पुनर्जागरण कहते हैं। पुनः धन जागरण, फिर से जागृत हो जाना, अपने अधिकारों, अपने समाज के कुरीतियों को दूर करके आगे बढ़ने का संकल्प लेना, ये शुरू हो गया। और उसके बाद पुनर्जागरण में आगे कैसे लोग आए, ये हमें ध्यान देना था। अभी हमने पिछली स्लाइड में दिखाया था, ये देखिए हमारे महान लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग जुड़े हुए थे। इन लोगों ने भारतीय पुनर्जागरण को गति दी, दिशा दी और उसको आगे बढ़ाया। इसके बाद धर्म में सुधार और समाज में सुधार का एक युग का सूत्रपात हुआ और इसमें बहुत से
धर्म सुधार और समाज सुधार के युग का सूत्रपात हुआ और धर्म सुधार एवं हेलो, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था अभी, थोड़ा सा, और इसके लिए सॉरी। धर्म सुधार एवं समाज सुधार का युग का सूत्रपात हुआ और इसमें अंग्रेजी शिक्षित हमारे भारतीयों ने आगे बढ़ के काम किया। उसमें सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले राजा राम मोहन राय ने जो 1828 ईस्वी में बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना की, और वे विभिन्न भाषाओं का अध्ययन करके आए थे, अनेक धर्मों का अध्ययन करके आए थे, और उन्होंने इसमें अपनी अद्वैतवादी विचारधारा, एक ईश्वरवाद, ऊंच नीच का भाव न रखना, कर्म कांड के प्रति विरोध करना और भारत के मार्ग का अनुसरण करना, और एक ईश्वरवाद मतलब एक ईश्वर में विश्वास करना, कर्म कांड का विरोध करना, बिना मतलब का जो दिखावा होता है उसका उन्होंने विरोध किया, और प्रार्थना के समाज का अनुसरण करने की बात उन्होंने किया। इसके बाद उन्होंने ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में राजा राम मोहन राय ने एक बहुत सारी बड़ी चीजों का विरोध किया। सती प्रथा का विरोध किया, पर्दा प्रथा का विरोध किया, और विधवा विवाह और नारी शिक्षा, स्त्री शिक्षा का उन्होंने अपना स्त्री शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया, और उस समय में स्त्रियों की शिक्षा कम थी, इसका उन्होंने समर्थन किया और बोला। उन्होंने इसके लिए कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया और संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र द्वारा जन जागरण का कार्य किया। आगे अगर ऐसे ही हम देखेंगे, हमारे मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। सबसे पहले तो उसमें दादोबा पांडुरंग खटकर ने 1848 ईस्वी में परमहंस सभा की स्थापना की, और बाद में वही परमहंस सभा विसर्जित होकर के प्रार्थना समाज के रूप में बदल के आई, और प्रार्थना समाज के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, और प्रार्थना समाज का से जुड़ने वाले लोगों में मुंबई विश्वविद्यालय के पढ़े लिखे लोग जुड़ गए। इससे इसकी बहुत प्रतिष्ठा हुई। समाज का कार्य न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर राघव भंडारकर ने आगे बढ़ाया। प्रार्थना समाज के सिद्धांत थे कि मूर्ति पूजा का विरोध, एकेश्वरवाद, कर्मकांड का विरोध, और इनके कार्य देखिए कितने महान कार्य इन्होंने किए। इन्होंने अनाथालय, स्त्री शिक्षा के लिए संस्था की स्थापना, श्रमिकों के लिए रात्रिशाला। मैं आपको बताता हूं, बहुत कम जगह है जहां नाइट स्कूल चलते हैं, और इसकी शुरुआत देखिए प्रार्थना समाज के द्वारा उस समय की गई जब हमारा समाज एक तरह से उतना शिक्षित नहीं था, और उसकी व्यवस्था उन्होंने ये सोचा कि जो दिन में काम करते हैं तो शाम को उनको पढ़ने के लिए, श्रमिकों को पढ़ाई करने के लिए रात्रिशाला की शुरुआत उन्होंने किया था हमारे प्रार्थना समाज के संस्थापकों ने। और दलितों के लिए भी उन्होंने अलग से संस्थाओं का निर्माण किया, और इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हमारे महर्षि विठल राम जी शिंदे ने डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन की स्थापना किया, और उस सामाजिक समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। इसके बाद हमारे समाज में अभी आप देखिए सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई। सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे महात्मा ज्योतिराव फुले। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में हुई, और इसके सिद्धांत थे समता पर आधारित सिद्धांत थे। इन्होंने छुआछूत का विरोध किया, और सबसे बड़ी चीज थी ये बहुजन समाज की शिक्षा
और स्त्री शिक्षा पर जोर देते रहे। और जैसा कि आप हम सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं कि इनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, उन्होंने इस कार्य में ज्योतिराव फुले जी का, महात्मा का बहुत ज्यादा सहयोग किया। और उन्होंने, ज्योतिराव फुले ने किताबें भी लिखी, ब्राह्मणों का कौशल, गुलामगिरी, किसान का चाबुक और सार्वजनिक सत्य धर्म, ऐसी किताबों को उन्होंने का प्रतिपादन किया। और स्त्री पुरुष, मनुष्य मनुष्य के बीच भेदभाव करने वाले रीति रिवाजों की कड़ी आलोचना की, जबकि उस समय संभव नहीं था। और हमारा समाज आप लोगों के कार्यों से, इतने महान कार्य किए ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले जी ने, कि हमारा समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा। और उन्होंने देश को, समाज को गति दिया। आगे है, अब हम ऐसे महान व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज का एक कहना था, उनका सिद्धांत था, जो 1875 ईस्वी में जिसकी स्थापना हुई थी, इनका सिद्धांत था कि प्राचीन वैदिक धर्म ही सच्चा और सत्य धर्म है, जाति पात का समाज में कोई स्थान नहीं है। और उन्होंने, उनका घोष वाक्य था, बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटिए। और दयानंद सरस्वती जी ने वैदिक धर्म के बारे में और उनको वेदों का भाष्य करने के लिए, उसका अनुवाद करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक लिखी, जो आज भी हम लोग पढ़ते हैं, सभी लोग जानते हैं। इसके बाद बहुत सारी जगहों पर हमारे देश के सभी कोने कोने में जाकर इन्होंने शिक्षा की संस्थाएं खोली। जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं, डीएवी कॉलेज है, दयानंद वैदिक कॉलेज, समझ गए। तो इस तरह से वो, उस तरह की बहुत सारी संस्थाएं खोली गई हमारे देश में, और शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। बहुत सारे लोगों को उन्होंने, दूर दराज के लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया। आगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया। और स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, और उनके याद में, उनके नाम पर, उनके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और वहां पर रामकृष्ण परमहंस के सिद्धांतों के बारे में जानने के लिए बहुत अच्छा सब संग्रहालय है। उन चीजों को विवेकानंद ने आगे बढ़ाया, और उन्होंने अपना घोष वाक्य दिया, उठो, जाग जाओ और लक्ष्य प्राप्त होने तक रुको मत। इनके बहुत सारे कार्य थे। उनके कार्यों में सबसे देखिए महान कार्य क्या है, अकाल ग्रस्तों की सहायता करना। तत्कालीन समाज में खेती इतनी विकसित नहीं थी, लोग वर्षा पर आधारित थे, और जब बरसात नहीं होती थी तो खेतों में फसल नहीं पैदा होती थी, भुखमरी हो जाती थी। तो इससे अकाल फैल जाते थे। अकाल फैलने पर लोगों की सहायता करना, दीन दुर्बल लोगों की औषधियों की सहायता पहुंचाना, और स्त्री शिक्षा जैसे आध्यात्मिक उन्नति जैसे क्षेत्रों में इन्होंने बहुत सारे काम किए। और 1893 ईस्वी में इन्होंने पूरी दुनिया को बताया। अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित किया गया विश्व धर्म परिषद में उन्होंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया, और वहां पर बताया कि हमारा देश पूरी दुनिया में एक अच्छी संस्कृत और परंपरा का देश है। हमारे देश में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली लोग हैं, और सर्व धर्म संभाव और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के बात को आगे बढ़ाने वाला देश है। और इस बात से पूरा विश्व हमारे देश की संस्कृति के प्रति श्रद्धान्वित हुआ। इस तरह के थे हमारे विवेकानंद जी। आगे है, हमारे सिख समाज में क्या सुधार हुए। सिख समाज में भी उस समय गति नहीं थी, पुरानी परंपराओं में फंसे हुए थे। इसके लिए अमृतसर में
सिंह सभा की स्थापना की गई। अमृतसर में सिंह सभा की स्थापना की गई और इस संस्था ने सिख समाज में शिक्षा प्रसार और आधुनिकीकरण का कार्य किया और अकाली आंदोलन ने बाद में इस चलने वाले सुधारवादी परंपरा को आगे बढ़ाया। लेकिन आज उस समय सिख समाज जो हमारा एकदम से रुका हुआ था, उसमें सुधार के लिए जो बातें हुई, उनकी शिक्षा का प्रसार हुआ, उनमें और अधिक चीजें बताई गई जिससे सिख समाज आगे बढ़ सके। इसके लिए अकाली आंदोलन भी सामने आया। अगला है हमारा स्त्री विषय क्या सुधार हुए। नारी शिक्षा और स्त्रियों की जो दशा थी उस समय बहुत दयनीय थी। शिक्षा प्राप्त करने का उनको अधिकार नहीं था। ये देखिए, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं। जिस देश में लोपामुद्रा, मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाएं हो चुकी थी, वहां पर बीच में ऐसा समय आया जहां स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। इस चीज को दूर करने के लिए लोगों ने संघर्ष किए। स्त्रियों को समानता का व्यवहार हो उनके साथ, ये नहीं किया जाता था उस समय। समाज में बाल विवाह, वृद्ध कुमारी विवाह, दहेज पद्धति जैसे अनेक बातें थी। केशवपन जैसी विरोध, ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो स्त्रियों को दबा के रखने के लिए उनकी प्रतिभा को एकदम कुचल डालती थी। इसके लिए हमारे देश में कानून की जरूरत थी और सती प्रथा को दूर करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कानून बनाया और उस कानून को बनाने में राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने अपना महान योगदान दिया। हम देखिए बच्चों, हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, लेकिन उनके सुधार के कार्य देश में शुरू से लेकर के अंत तक चलते रहे और हमेशा वो एक प्रोग्रेसिव विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया उन्होंने। इसीलिए उनको कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि ये पुनर्जागरण के पिता थे, राजा राम मोहन राय। और उन्होंने हर जगह पूरे देश में काम किया और बाद में गोपाल हर देशमुख ने शतपत्र द्वारा स्त्री पुरुष समानता का प्रचार किया और उसका समर्थन किया। सबसे बड़ी चीज थी महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले। स्त्रियों के जीवन में सुधार के लिए इन महान लोगों की अगर चर्चा न की जाए तो पूरा इतिहास कम हो जाएगा। 1848 ईस्वी में पुणे के भीड़ेपाड़ा में लड़कियों के लिए उन्होंने पाठशाला खोली। उस समय लड़कियों को पढ़ने का जहां अधिकार नहीं था, उस समाज से उन्होंने अपना विद्रोह करके कर्मकांडी द्वारा जो आलोचना की गई उससे वो हटे नहीं, उस निंदा को सहे, समाज से लड़े, सारी बातों को सह करके हमारी सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाया और ऐसी महान विदुषी महिला थी और हमारे देश की प्रथम शिक्षिका के रूप में उनको जाना जाता है। और ऐसे प्रथम शिक्षिका को हमारा शत शत नमन। और अपने बहुत सारे उन्होंने, महात्मा फुले ने अपने घर में बाल हत्या पर जो प्रतिबंध किया जाए ऐसा गृह स्थापित किया। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह स्थापित करना, मतलब उस समय ये सोचने की बात थी कि बच्चों की भी हत्या कर देते और उस पर रोक लगाने की बात किया। केशवपन बंद हो इसके लिए उन्होंने नाइयों की हड़ताल करवाई और विधवाओं के पुनर्विवाह को मान्यता देने के लिए हमारे देश में ये आंदोलन चला। देखिए, बाल विवाह हो जाते थे पहले तो बच्चियां छोटी हुआ करती थी और उस समय मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, तो जिससे शादी होती थी वो मर जाता था और फिर इसके बाद उनकी दोबारा शादी नहीं होने, उनको अब विधवा घोषित कर देता था समाज, अब फिर उनकी शादी नहीं होती थी। इससे समाज में बहुत अनेक प्रकार की तकलीफ आने लगी। इसके चलते हमारे महापुरुषों ने विधवा विवाह को कानूनी जामा पहनाने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से, राजा राम मोहन राय की सहायता से, बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विष्णु शास्त्री पंडित
और वीरेश लिंगम, इन लोगों ने बहुत प्रयास किए और इस प्रयास को आगे बढ़ाए और उन्होंने इसमें तमाम तरह की संस्थाओं से उनको सहायता मिली। ताराबाई शिंदे ने एक किताब लिखी, एक ग्रंथ लिखा और उन्होंने एक अत्यंत ज्वलंत स्त्री पुरुष तुलना नामक ग्रंथ लिखा और इसमें कठोर भाषा में महिलाओं की और अधिकारों का समर्थन किया गया और उन अधिकारों को इसके बाद महर्षि कर्वे ने अनाथ बालिका आश्रम, ये देखिए अनाथ बालिका, ऐसी लड़कियां जो अनाथ थी उनके शिक्षा के लिए, उनको रहने के लिए बालिका आश्रम की स्थापना किया और पुणे में, और विधवाओं के और परित्यक्ताओं के साथ सभी महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सकें, यह उनका उद्देश्य था। कितना महान उद्देश्य था जिसको समाज ने छोड़ दिया। जो विधवा हैं उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, खुद पर निर्भर बनाने के लिए उस समय हमारे लोगों ने कार्य किया और इसके बाद महर्षि कर्वे ने इतने कार्य किए। अब इन्हीं के प्रयासों के चलते 20वीं शताब्दी में पहला महिला विश्वविद्यालय खुला और फिर आगे पंडिता रमाबाई ने आगे हमारे स्त्रियों की शिक्षा में बहुत काम किए। उन्होंने सेवा सदन नामक संस्था के माध्यम से महिलाओं के लिए नर्स, परिचारिका मतलब नर्स का पाठ्यक्रम प्रारंभ कराया। सरकार से मांग की कि महिलाओं को भी मतदान का अधिकार मिले। आज कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता है कि स्त्रियों को मतदान का अधिकार नहीं है। उस समय महिलाओं को मतदान का अधिकार तक नहीं था और डॉक्टर बाबा साहब ने भी अपने लेखों द्वारा महिलाओं के अत्याचारों को वाणी दी और महात्मा गांधी ने भी स्त्री शिक्षा पर जोर दिया और महिलाओं ने इसके चलते स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हमारे देश की। तो स्त्री सुधार और ऐसे आंदोलनों के फलस्वरूप समाज में प्रचलित अनिष्ट और अत्यंत अन्यायकारी परंपराओं पर बंद होने में हमें सहायता मिली और स्त्रियों की समस्याओं को शब्द मिले, वाणी मिले। अब आगे हम देखते हैं मुस्लिम समाज में कैसे सुधार किया। उसके मुस्लिम समाज में सुधार के लिए अब्दुल लतीफ ने मुस्लिम समाज में सुधार का प्रारंभ किया और उन्होंने मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की और पश्चिम बंगाल में इस संस्था का हेडक्वार्टर था और उन्होंने द मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की जो स्थापना की उसमें मुस्लिम समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया गया। उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की और बाद में यही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और हमारे जो सर सैयद अहमद खान थे उनका मानना था कि मुस्लिम समाज जब तक पश्चिमी ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी का नहीं समझ लेता है, नहीं सीख लेता है, उनको अंगीकार नहीं कर लेता है, तब तक उनकी उन्नति नहीं होगी, ऐसा उनका विचार था। सर सैयद अहमद खान पश्चिमी विचारधारा और पश्चिमी शिक्षा के बिल्कुल समर्थक थे, उन्होंने इसका समर्थन किया। इसके बाद हम देखते हैं हिंदू समाज में भी आंदोलन, उसमें भी सुधार की आवश्यकता थी। 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा का गठन किया गया। हिंदू महासभा का उद्देश्य था कि हिंदू समाज को समाज में सम्मान मिले और उन्होंने पंडित इसके लिए हिंदू महासभा की स्थापना किया और पंडित मदन मोहन मालवीय ने
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। और पंडित मदन मोहन मालवीय एक महान समाज सुधारक, शिक्षाविद थे। उन्होंने लोगों से आर्थिक सहयोग लेकर के और हर तरह का सहयोग लेकर के, राजनीतिक सहयोग लेकर के बनारस में एक ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित किया जो आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। और महामना, उनको प्यार से महामना भी कहा जाता था। तो उनके बारे में हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि पंडित मदन मोहन मालवीय का शरीर छोटा था, लेकिन वो हाइट में कम थे, तो वो कहते थे कि इनका शरीर बौने सा है लेकिन आशाएं आसमान चूमती। इस तरह के थे हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय। और उन्होंने जो विश्वविद्यालय की स्थापना की, आज दूर दराज आज भी एक ज्योति स्तंभ की तरह समाज को शिक्षित करने में वह संस्था लगी हुई है। आगे हम चर्चा करेंगे कि हमारे देश में एक और संस्था की स्थापना हुई और जो आज भी अविरल अपने चरमोत्कर्ष पर चल रही है। इस संस्था की स्थापना किए थे हमारे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। उन्होंने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में की और उनका उद्देश्य था कि जो हिंदुत्ववादी युवा हैं, इधर उधर भ्रमित न हो, वो बिल्कुल अनुशासन में रहे, अनुशासनबद्ध ढंग से रहे। उनका उद्देश्य था कि जो हमारा युवक है वो चरित्र संपन्न बने, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे और समाज के प्रति समर्पित रहे। इस तरह से उनका एक समाज, अच्छे समाज को बनाने का उद्देश्य रखा था उन्होंने। और आज भी संस्था का हेडक्वार्टर नागपुर में है और श्रीमान श्री मोहन भागवत जी इसके सरसंघचालक हैं। और इसके बाद विनायक दामोदर सावरकर जी ने रत्नागिरी में एक पतित पावन मंदिर का निर्माण कराया। और इस मंदिर का निर्माण क्या उद्देश्य था कि ये सभी जातियों, हिंदू धर्म की सभी जातियों के लिए इसमें खुला प्रवेश था। और उन्होंने सहभोज का एक उपक्रम चलाया, प्रोजेक्ट चलाया। सहभोज का अर्थ क्या होता है कि हमारे समाज में पहले अनेक जातियों में बटे होने के चलते एक साथ बैठ के लोग खाना नहीं खाते थे, अलग अलग जातियों के हिसाब से बैठ के खाना खाते थे। लेकिन हमारे स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी ने ऐसे मंदिर का निर्माण किया जहां एक साथ सबको प्रवेश था, एक साथ बैठ के भोजन करना था। ऐसी व्यवस्था उन्होंने समाज सुधार के लिए किया। और इस तरह से जो हमारे यहाँ संशोधन हुए और इसके बाद बच्चों यह बात जान लीजिए आप, अनेक क्षेत्रों में इस पुनर्जागरण की प्रक्रिया हुई। यह सुधार आंदोलन आगे बढ़ता गया। साहित्य में, कला में, विज्ञान में, अनेक क्षेत्रों में हमारे यहाँ प्रगति हुई। साहित्य के क्षेत्र में एक महान नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, तो विज्ञान के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन के नाम से हम लोग जानते हैं। इन महान विभूतियों को नोबेल पुरस्कार मिला। और गुरुदेव को गीतांजलि नामक उनकी जो रचना है, किताब है, पर 1913 में यह पुरस्कार मिला। और सीवी रमन जी को रमन इफेक्ट करके उन्होंने जो संशोधन किया, उसका जो प्रभाव उन्होंने प्रकाश के संदर्भ में दिया था, ये विज्ञान में थोड़ा है, तो उस पर उनको नोबेल पुरस्कार 1967 में मिला। इसके बाद हमारे देश की प्रगति अनेक क्षणों में हो रही है, होती रहेगी। जो हमारा ये पुनर्जागरण का सिद्धांत था, पुनर्जागरण हुआ उसके चलते, और आधुनिक भारत का निर्माण हुआ। हम साहित्य के क्षेत्र में भी तमाम हुआ। कहानी, उपन्यास द्वारा स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलने लगी। समाज सुधार
का विचार बहुत मुखर होने लग गया और इस कालखंड में महिलाएं भी अपने लेखन से समाचार पत्र और पत्रिकाओं में सुधार और राजनीतिक जागरण का अपनी जिम्मेदारी बड़े ही अच्छे से आगे लेकर आई और उन्होंने भी क्या ऐसा काम किया। और कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में बहुत ज्यादा समाज के प्रति विमुख होकर के, लोकाभिमुख होकर के काम होने लगे। भारतीय शैली और पश्चिमी शैली दोनों को मिला के एक कला का एक रूप का विकसित हुआ, उदय हुआ उसका। और विज्ञान से संबंधित अनेक पुस्तकें लिखी जाने लगी। बहुत सी पुस्तकों का अंग्रेजी से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ। अनेक भारतीय भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन किया गया। इससे ज्ञान विज्ञान से हमारे देश को आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा सहायता मिली। और विज्ञान से संबंध में जो सहायता मिली, जो आज भी हमें आवश्यकता है कि अच्छी चीजों को हम ग्रहण करें और उससे आगे बढ़ें। हम अंग्रेजी शिक्षा को आगे बढ़ा करके जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे अपनी मातृभाषा के द्वारा हम आत्मसात कर लें। यह जो हमारा पुनर्जागरण था उसका एक तरह से यह उद्देश्य था। आधुनिक भारत में हम देखते हैं कि पुनर्जागरण की यह अभिव्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता, समता, राष्ट्रवाद जैसे विचार हुए, इससे अभिभूत हमारे समाज सुधारकों ने राजनीतिक क्षेत्र में एक राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू किया और जो बाद में हमें स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में हमें अपने देश को आजादी कराने में बहुत ही सहायक हुआ। महात्मा गांधी ने इन विचारों को आगे बढ़ाया और इस तरह से इसका ये होता है, यही निष्कर्ष है हमारा कि गांधी जी ने ऐसे बहुत सारी चीजों को आगे बढ़ाया और हमें देश में आजादी दिलाई। बच्चों, आज का हमारा यह लेसन अब समाप्त हुआ। इस तरह से हमने देखा कि पुनर्जागरण जो हमारे एक स्थिर समाज था उसको जागृत करने के लिए एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक सम्मिलित सामूहिक प्रयास था जो राष्ट्रव्यापी था और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में आज भी काम कर रहा है। और आज के इस लेसन में गृह कार्य के रूप में ये आपका उपक्रम है और इस तरह से टिप्पणी लिखना है आपको। और रामकृष्ण मिशन, सावित्रीबाई फुले के जो स्त्री विषयक सुधार किया उन्होंने, उसके बारे में लिखिए और एक उपक्रम है कि समाज सुधारकों के छाया चित्रों और का एक संग्रह करके आप बनाइए। मैं आशा करता हूं कि यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कक्षा 8वीं की नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।